हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारी चर्चा का विषय है भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण। आप सब ये जानते हैं कि किसी विषय के अध्ययन के बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं। दृष्टिकोण या उपागम का मतलब होता है कि हम उस विषय को का अध्ययन करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं, या किसी विषय का अध्ययन करते समय कौन से केंद्रीय बिंदु है जिनके आधार पर उस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो जहां तक राज्य राजनीति की बात है, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन संबंधी बहुत सारे दृष्टिकोणों का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, क्योंकि राजनीति एक निरंतर चलती रहने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। राजनीतिक प्रक्रिया का पार्ट, उसका अंग विभिन्न संगठन हो सकते हैं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान, बहुत सारे अंग हैं राजनीति की, सैद्धांतिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति। तो भारत में जो राज्य राजनीति संबंधी अध्ययन किए गए, उन अध्ययनों में कौन से दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया गया, इस पर आज हमें चर्चा करनी है। तो जब हम दृष्टिकोणों को देखते हैं राज्य राजनीति से जुड़े हुए, तो सबसे पहले बात आती है व्यवस्था दृष्टिकोण की। यानी भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन का ये एक बहुत प्रारंभिक और पॉपुलर लोकप्रिय दृष्टिकोण है, व्यवस्था दृष्टिकोण। हालांकि राजनीति विज्ञान का जो व्यवस्था दृष्टिकोण है, राज्य राजनीति के विषय में विकसित व्यवस्था दृष्टिकोण भी मोर और लेस उसी का पार्ट है, उसी जैसा है। क्योंकि यहां भी ये माना जाता है कि राजनीति, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति हो या राज्य राजनीति हो, एक व्यापक व्यवस्था के अंतर्गत क्रियाशील होती है। व्यवस्था वो समग्र होता है, वो समुच्चय होता है, जिसके बहुत सारे भाग होते हैं, और वो व्यवस्था निरंतर अपने पर्यावरण से लेन देन करती रहती है। वो पर्यावरण सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, भौगोलिक हो सकता है। तो राजनीतिक व्यवस्था केंद्र में होती है, जिसके चारों तरफ पर्यावरण क्रियाशील होता है, और राजनीतिक व्यवस्था उसी पर्यावरण के लिए काम करती है, लेकिन वो उस पर्यावरण से प्रभावित भी होती है। निवेश और निर्गत का दृष्टिकोण डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया, जो अमेरिकी विद्वान थे, और अमेरिका में जो व्यवहारवादी आंदोलन शुरू हुआ, वो उसके अग्रज थे। बेसिकली राज्य राजनीति के संबंध में जब हम इस दृष्टिकोण को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि 1970 के दशक में ये जो व्यवस्था दृष्टिकोण विकसित हुआ, इसका पर्पस ये था कि जितने भी देश औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए हैं, उनकी राज्य राजनीति का अध्ययन करते समय इस दृष्टिकोण को केंद्र में रखा जाए। यानी राज्य राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में माना जाए, और उस व्यवस्था में, व्यापक व्यवस्था में, जो कुछ भी तत्व सक्रिय है उसके पर्यावरण में, उन तत्वों को केंद्र में रखकर राज्य राजनीति का अध्ययन किया जाए। इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले विद्वानों में प्रमुख हैं मायरन वीनर और भारतीय विद्वान प्रोफेसर इकबाल नारायण, आमंड, रजनी कोठारी और रिचर्ड सेशन। यानी इन विद्वानों ने जब भारत की राज्य राजनीति का अध्ययन किया, तो इनका अप्रोच व्यवस्था संबंधी अप्रोच था। ये विद्वान ये मानते हैं कि जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं विभिन्न राज्यों में, जो गतिविधियां चल रही हैं, या जो संस्थाएं राज्यों की राजनीति में सक्रिय है, वो सभी एक व्यवस्था का पार्ट है,
और व्यवस्था के रूप में वो अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पर्यावरण के साथ निरंतर संवाद करती हैं, निरंतर अंतःक्रिया होती है और दोनों के मध्य आपस में लेन-देन चलता रहता है। जब इन विद्वानों ने व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाया, तो क्या देखा कि जो राज्य है भारत में, वहाँ के सामाजिक पर्यावरण में कौन से संगठन क्रियाशील है? उन्होंने पाया कि राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और विशेष रूप से जातियां, भारत जातियों वाला देश है। अभी आपने देखा जनगणना जो जातियों के संबंध में कराई गई, उसके अनुसार बहुत सारी हजारों जातियां भारत में है। हर जाति का अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग अनुपात है और उसी अनुपात में वो डिमांड करती है कि राजनीतिक व्यवस्था में उनका रिप्रेजेंटेशन हो। उनकी इस डिमांड को क्षेत्रीय दलों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और क्षेत्रीय दल इस जातिगत तत्व का चुनावी लाभ भी उठाते हैं। तो राज्यों में जाति का तत्व और राजनीतिक दलों के बीच क्या कनेक्शन है, चुनावी राजनीति में उसका लाभ कैसे मिलता है, इसको केंद्र में रखकर राज्य राजनीति का अध्ययन इन विद्वानों के द्वारा किया गया। जैसे पॉल ब्रॉस और रिचर्ड सेशन ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का अध्ययन इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए किया। एक अन्य विद्वान प्रोफेसर रजनी कोठारी और मायरन वीनर, जो कि भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन करने वाले पहले विद्वान हैं, इन्होंने राज्यों में ये देखा या राज्यों की राजनीति का जो अध्ययन किया, उसमें क्या देखा, किस बात को फोकस किया कि इन राज्यों में कौन से पारंपरिक तत्व हैं और कौन से आधुनिक तत्व हैं। यानी यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में, विभिन्न राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था में कौन से पारंपरिक तत्व क्रियाशील है और आधुनिकता की कौन सी बातें वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलती। आधुनिकता की बात अगर हम करें तो लोकतंत्र, जिसका सीधा सा मतलब है चुनी हुई सरकारें, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें। राष्ट्र राज्य की जो धारणा है वो भी एक आधुनिक धारणा है कि एक राष्ट्र के रूप में विभिन्न लोगों में, उसमें रहने वाले लोगों में एक भावनात्मक लगाव हो और साथ ही वहाँ की जो चुनी हुई सरकार हो उसको अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वयं निर्णय करने की संप्रभुता हो। तो ये माना गया, इसको केंद्र में रखा गया। वयस्क मताधिकार भी एक आधुनिक तत्व है और हम सब ये जानते हैं कि राजनीतिक दल भी प्रजातंत्र के साथ ही डेवलप हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रजातंत्र बिना राजनीतिक दलों के, खासतौर से जो चुनावी लोकतंत्र है, वो बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है, क्योंकि जनता के लिए प्रतिनिधि के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का कार्य चुनावी दलों के द्वारा ही किया जाता है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन भी एक आधुनिक तत्व है। वो इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन की मशीनरी क्या है और इलेक्शन कैसे निष्पक्ष ढंग से हो, ये सारे जो तत्व हैं ये आधुनिक राजनीति को संबोधित करते हैं, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को संबोधित करते हैं, आधुनिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्योतक है। जबकि जो जाति का तत्व है, जनजाति का तत्व है, भाषा का तत्व है और धर्म का तत्व है, ये पारंपरिक है, ये सदियों से चले आ रहे हैं। अब राज्यों की राजनीति का जब अध्ययन किया गया व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाते हुए, तो इन सब का अध्ययन किया गया, इनके बीच कैसी अंतःक्रिया हो रही है, पारंपरिक तत्व कैसे आधुनिक तत्वों को प्रभावित कर रहे हैं और आधुनिक तत्व यानी चुनाव, चुनी हुई सरकारें
मताधिकार, राजनीतिक दल, ये कैसे जाति, जनजाति, भाषा और धर्म को प्रभावित कर रहे हैं, या कैसे इसके आधार पर वो अपना एजेंडा आगे तय कर रहे हैं, चुनावी एजेंडा तय कर रहे हैं। राज्य राजनीति का अध्ययन करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया व्यवस्था दृष्टिकोण अपनाने वाले विचारकों के द्वारा। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने साफ तौर पर यह कहा कि भारत में जो जातियां हैं, वो जातियां राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। कैसे? कि जाति के आधार पर ही सही, भारत की बहुसंख्यक जनता को कम से कम शासन कार्यों में भागीदारी प्राप्त हो रही है, और दूसरी तरफ जो राजनीति है वो भी जाति का इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है जाति से। जातियों को शासन में रिप्रेजेंटेशन कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में नीतिगत निर्णय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही लिया जाता है। और हम देखते हैं कि सकारात्मक कार्यवाही के रूप में जो आरक्षण की नीति है वो व्यवस्था के द्वारा ही, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही तय की जाती है, ताकि जातियों को, विभिन्न जातियों को जो आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, उनको शासन व्यवस्था में समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। ये बात और है कि कई बार इस जातिगत तत्व का राजनीतिक दलों के द्वारा अनुचित लाभ भी उठाया जाता है, लेकिन उन सब के बावजूद रजनी कोठारी ये मानते हैं कि जातियों का उत्थान राजनीतिक व्यवस्था को प्रोग्रेसिव बनाता है, प्रगतिशील बनाता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनती है। तो रजनी कोठारी जब व्यवस्था सिद्धांत को अपनाते हैं तो उनका केंद्र बिंदु जाति वर्सेस राजनीतिक व्यवस्था रहा है अध्ययन का, जो व्यवस्था दृष्टिकोण का द्योतक है। प्रोफेसर इकबाल नारायण ने एक पुस्तक की एडिटिंग की, संपादन किया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें भी उन्होंने व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाया और राज्यों की राजनीति को एक व्यवस्था, एक अखंड व्यवस्था के रूप में मानते हुए उन्होंने राज्य राजनीति के इतिहास का अध्ययन किया कि भारत में राज्य राजनीति किन चरणों से होकर गुजरी है, किस चरण की क्या क्या खासियत रही है, और कब कब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उनको कितनी और कैसी स्वायत्तता प्रदान की गई, उनका राजनीतिक रूप से दर्जा क्या रहा, और राष्ट्रीय आंदोलन में भी विभिन्न राज्यों की समय समय पर क्या और कैसी भूमिका रही। अलग अलग राज्यों में जातियों का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, उनकी उपस्थिति किस तरीके से है, कौन सी डोमिनेंट जातियां हैं और कौन सी शोषित जातियां हैं, कौन से ऐसे धार्मिक संगठन हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, और हर राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी आर्थिक विकास का स्तर कैसा है, और साथ ही उन राज्यों में जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षित वर्ग की जो भूमिका है वो कैसी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर रजनी कोठारी ने भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन किया। तो इस तरीके से जब व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाते हुए विद्वानों के द्वारा भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन किया गया, तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया जो एक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित भी करते हैं और स्वयं उससे प्रभावित भी होते हैं। ऐसे फैक्टर्स को जब ट्रेस आउट किया गया तो उसमें जातियां, धार्मिक संगठन, भाषाएं, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका, उनका इतिहास, उनका आर्थिक विकास का स्तर, और उन प्रांतों में शिक्षित वर्ग की कैसी भूमिका है, साक्षरता दर कैसी है, क्या उस साक्षरता का प्रभाव वहां के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है, इसका भी अध्ययन किया गया व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाने वाले विचारकों के द्वारा। हालांकि
राज्य राजनीति के व्यवस्था दृष्टिकोण की मार्क्सवादियों द्वारा आलोचना की गई और आलोचना का प्रमुख आधार ये था कि जहां व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाने वाले विचारक जाति की भूमिका को तो केंद्रीय बताते हैं, लेकिन वर्ग की भूमिका को अनदेखा कर देते। वर्ग एक आधुनिक संगठन है, आधुनिक धारणा है और वर्ग ही आधुनिक समाज को जन्म देते हैं। मार्क्सवादी चिंतन में हम देखते हैं कि दो मेजर वर्गों की परिकल्पना की गई है, एक संपत्तिशाली वर्ग और दूसरा संपत्ति विहीन वर्ग। लेकिन व्यवस्था दृष्टिकोण अपनाने वाले विद्वान विभिन्न राज्यों में जातियों का अनुपात क्या है, वो कैसे प्रभावित करते हैं राजनीति को, राजनीतिक व्यवस्था को, इस पर तो अध्ययन किया उन्होंने। लेकिन इन दो वर्गों में कैसा संघर्ष चलता है, संपत्तिशाली वर्ग और संपत्ति विहीन वर्ग, उस पर इनका अध्ययन केंद्रित नहीं। दूसरे मार्क्सवादी विचारक ये भी कहते हैं कि व्यवस्था दृष्टिकोण के धारक राज्यों में आंतरिक राजनीतिक पर्यावरण पर तो जोर देते हैं, लेकिन साम्राज्यवाद का जो बाहरी फैक्टर है, यानी विकसित देश, पूंजीवादी देश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए अपने देश से बाहर दूसरे देशों में जो साम्राज्य विस्तार करते हैं, अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं, उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। आज के दौर में हम कहें तो जो बहुराष्ट्रीय निगम है, वो विभिन्न राज्यों में जो प्रवेश कर रहे हैं, उससे राज्य की राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है, इस तरह के अध्ययन का अब तक अभाव दिखाई देता है राज्य राजनीति के अध्ययन में, जिसको पॉइंट आउट किया गया मार्क्सवादी आलोचकों के द्वारा। तो इस तरह से राज्य राजनीति का व्यवस्था दृष्टिकोण आपने देखा। अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में, कि राज्य राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण किन बातों को केंद्र में रखकर भारत में राज्यों की राजनीति का अध्ययन करता है या अध्ययन करने की अपेक्षा रखता है। तो व्यवस्था दृष्टिकोण समझ में आया बच्चों? स्टूडेंट्स, राज्य राजनीति का व्यवस्था दृष्टिकोण क्या है, ये समझ में आया?